Hello friends, this is Pushpendra Singh and you are watching my English YouTube channel High Study। इस वीडियो के माध्यम से हम NCERT क्लास 12th फ्लेमिंग बुक की जो पोइट्री है कीपिंग क्वाइट, इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही में हम इस पोएम में यूज़ की हुई पोइटिक डिवाइसेस को भी देखेंगे। इस पोएम से संबंधित MCQs और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की पोएम कीपिंग क्वाइट। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोइट पेब्लो नेरूडा के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ जो है वो हमें पता होनी चाहिए। पोइट पेब्लो नेरूडा का बर्थ 1904 में हुआ था। 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिली में हुआ था। चिली कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में साउथ के साइड में एक देश है चिली। पेब्लो नेरूडा का बर्थ 1904 में चिली में हुआ था। पेब्लो नेरूडा का ये जो नाम है पेब्लो नेरूडा, ये उनका एक निक नेम है। उनका एक्चुअली बेसिक जो उनका मूल नाम जो था वो है नेफ्टाली रिकार्डो राइस बेसाल्टो। ये उनका नाम था। काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम था, काफ़ी टिपिकल नाम था। इसलिए पोइट ने जैसे ही पोइट ग्रो हुए तो उन्होंने अपना एक खुद का नाम चूज कर लिया, पेब्लो नेरूडा। 20th सेंचुरी में शायद ही पेब्लो नेरूडा से फेमस कोई पोइट हुआ हो। इनकी फेमस का हम अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि 1971 का नोबेल प्राइज लिटरेचर का उन्हें मिला था। नोबेल प्राइज जो होते हैं वो जनरली साइंस के फील्ड में दिए जाते हैं, पीस के फील्ड में दिया जाते हैं या फिर लिटरेचर के माध्यम से दिए जाते हैं। तो 1971 का नोबेल पुरस्कार जो है वो पेब्लो नेरूडा को मिला। तो MCQ में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को साथ में लर्न कर लें। पोइट पेब्लो नेरूडा की जो खास बात थी वो क्या थी? वो बहुत ही इजीली अंडरस्टूड इमेजेस को क्रिएट करते थे। ऐसी इमेजेस को क्रिएट करते थे जो कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और ऐसी इमेजेस को यूज करने के बावजूद भी वो कहीं से भी कम ब्यूटीफुल नहीं होती थी। उनकी जो पोएम्स होती थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी। दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये इस पोएम की जो मेन लाइन है वो ये है। ये जो बेसिक जो थीम है इस पोएम का वो यही है, द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। कभी कभी हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से एक नेसेसिटी बताई गई है इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। बहुत ज़रूरी है कि कभी बिजी शेड्यूल में से हम कुछ टाइम निकाल के अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में कुछ सोच सकें। तो दिस पोएम्स नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और सभी ह्यूमन बींग्स में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलो अब हम अपनी पोएम पे आते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी पोएम है और एक मैसेज देने वाली पोएम है। इस जब पोएम को आप कंप्लीट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमने कुछ ऐसा सीखा है जिसको हम अपनी अगर लाइफ में यूज करें तो हमारी लाइफ और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। पोएम की स्टार्टिंग जो लाइनें हैं ये देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। MCQs में हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे। स्टिल मतलब इनएक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। इस लाइन में से देखो, पोइट ने ऐसा क्यों कहा है कि हम 12 तक गिनेंगे? हम तो जनरली 3 बोल देते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 3, अब मैं 3 तक गिनूंगा, ऐसा हम कई बार यूज करते हैं। लेकिन पोइट ने बोला है अब हम 12 तक गिनेंगे। तो ऐसा 12 तक गिनने के पीछे क्या है? कहीं ना कहीं ये जो 12 वर्ड है, कहीं ना कहीं ये जो 12 वर्ड है ये सिग्निफाई कर रहा है किसको? शायद 12 मंथ्स को, या हो सकता है 12 आवर्स को,
और या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि कीपिंग क्वाइट, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में अगर हम एक एक वर्ड को काउंट करें तो 12 लेटर्स होते हैं, तो हो सकता है ये सिग्निफाई कर रहा हो 12 लेटर्स को। पोएम के लाइन्स की तरफ आते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी एक बार इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव हो जाएंगे मतलब जो भी दूसरा काम है हम उसको एक बार छोड़ देंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इस अर्थ के फेस पर एक बार हम टोटली इनएक्टिव हो जाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आर्म सो मच, और यहां तक कि अपनी आर्म्स को भी ज्यादा मूवमेंट नहीं करवाएंगे, मतलब आर्म्स का हिलना, इसका मतलब किसी काम का करना। तो एक सेकेंड के लिए हम सारा काम छोड़ देंगे और आर्म्स की मूवमेंट को भी रोक देंगे। इन दो पैराग्राफ के अंदर कुछ चीजें ध्यान रखना। वी विल, डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है तो जो पोइटिक डिवाइसेस होती है वो अलिट्रेशन यूज होती है, तो यहां पोइट ने अलिट्रेशन को यूज किया है। नेक्स्ट लाइन्स, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। पोइटिक डिवाइसेस को पहले देख लेते हैं। देखो यहां सडन स्ट्रेंजनेस, यहां पे भी अलिट्रेशन को यूज किया हुआ है। वी वुड, यहां पे भी अलिट्रेशन को यूज किया हुआ है। यहां विदाउट रश और विदाउट इंजन्स, यहां विदाउट को रिपीट किया हुआ है, तो यहां पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है वो रिपीटिशन की हो रही है। इस पैराग्राफ को देखते, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन्स का मूवमेंट नहीं होगा। वी विड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाएगा, और इस अजीब से माहौल के अंदर हम सभी एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में फिशरमैन्स जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वे मछलियों को, व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और सॉल्ट गैदर करने वाले मैंस, नमक को इकट्ठा करने वाले आदमी, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे भी अपने हाथों को देखेंगे। इस पैराग्राफ को वापस ढंग से देखना। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, ये जो 2 लाइन्स है ये हमें कहीं ना कहीं बता रही है कि अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो ठंडे समुद्रों के अंदर जो फिशरमैन्स हैं वो मछलियों को नहीं पकड़ेंगे। इसका मतलब है कि हम नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, इसका मतलब है हम एक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम आत्मनिरीक्षण करेंगे और अपने खुद के बारे में सोचेंगे कि हम अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। Those who prepare green wars, यहां इस लाइन्स को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। Those who prepare green wars, वे लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वे लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर्स विथ गैस, गैस से वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर्स विथ फायर, आग से वॉर को प्रिपेयर कर रहे हैं। विक्ट्री विथ वो नो सर्वाइवर्स, वे एक ऐसी जीत जीतेंगे जिसमें कोई सर्वाइव नहीं करेगा, मतलब सारे के सारे लोग उसमें मारे जाएंगे। लाइन्स को वापस देखते हैं, देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ जो ग्रीन वॉर्स है वो सिग्निफाई कर रहा है ग्रीन वॉर्स पॉल्यूशन को, डिफॉरेस्टेशन को, सॉरी। यहाँ जो ग्रीन वॉर्स है वो
सिग्निफाई कर रहा है डिफॉरेस्टेशन को। वर्ड्स विथ गैस, ये सिग्निफाई कर रही है पोल्यूशन को। और वर्ड्स विथ फायर, ये एक्चुअली उन आर्म्स को, आर्म्स, बॉम्ब्स, वॉर्स, बैटल्स, इनके लिए वर्ड यूज हुआ है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, मतलब वे लोग जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वे लोग जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वॉर्स विथ फायर, और या फिर वे लोग जो बैटल्स प्लान कर रहे हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वे एक ऐसी जंग जीतेंगे जिसमें कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा, सभी लोग मारे जाएंगे। ऐसी नो सर्वाइवर्स, ऐसी जंग जीत के भी लोग क्या करेंगे, यह पेब्लो नेरूदा बोलना चाहता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, जहां एकदम से फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, ध्यान से देखना। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। यहां जो लाइनिंग है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, इसका मतलब है कि वे लोग जो ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर कुछ समय के लिए अगर रुक जाएंगे तो क्या होगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है वो अपने थॉट्स को चेंज कर लेंगे। जिस सोच के साथ में वो जी रहे हैं, वो एकदम से वो अपनी सोच परिवर्तित कर लेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो क्लीन क्लॉथ्स को पहन लेंगे। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में चलेंगे। भाई मतलब जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ में चलेंगे। इन द शेड, और कहाँ चलेंगे, शेड में, छाया में। यहाँ जो शेड जो वर्ड है वो शेल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन द शेड मतलब वे साथ में चलेंगे और एक दूसरे को शेल्टर प्रदान करेंगे। डूइंग नथिंग मतलब और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वे क्लीन कपड़े पहनेंगे, अपनी सोच को चेंज करेंगे। वॉक विद, अपने ब्रदर्स के साथ में चलेंगे, कुछ नेगेटिव प्लान नहीं करेंगे। इन द शेड, उनको शेल्टर प्रदान करेंगे। डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। What I want should not be confused. मैं जो चाहता हूं मीन्स पेब्लो नेरूदा जो चाहता है उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इसका अर्थ यह नहीं है कि सारी दुनिया 12 सेकंड के लिए, 12 जब तक काउंट कर रहे हैं तब तक सारी दुनिया रुक जाए, ऐसा पोइट नहीं चाहता है। पोइट क्या चाहता है, ये पेब्लो नेरूदा की जो हमने स्टार्टिंग का जो पेब्लो नेरूदा को एक्सप्लेन किया था उसमें हमने बोल दिया था कि पोइट चाहता है कि एक बार हम एक ऐसी इनएक्टिविटी को, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हम बिल्कुल कुछ ना करें और एक क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें, हम आत्मनिरीक्षण करें, हम सोचें अपनी लाइफ के बारे में, हम नेचर के बारे में सोचें, हम अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये सोचें। तो ये जो लाइन है ना, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इसका मतलब है कि पोइट ने ये जो लाइन बोली है इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वे टोटल इनएक्टिविटी, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल इनएक्टिविटी को रखें। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन वो है जो हम जी रहे हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं बस ये चाहता हूं कि जो डेथ है, ये मतलब लाशें इस तरीके से ट्रकों में भर के ना जाए, मतलब हम अपने बारे में सोचें, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, इसका मतलब है देखिए, इफ वी वर, एलिट्रेशन को यूज किया हुआ है, यहाँ कुछ कहीं अगर यूज पोएटिक डिवाइसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं तो उसका भी आप ध्यान रखें। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम बहुत ही ज्यादा स्वार्थी ना हो, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमारी लाइफ तो चल रही है, हमें नेचर के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना हो, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम इतने स्वार्थी ना हो तो फॉर वंस, एक समय के लिए, कुड डू नथिंग, हम कुछ ना करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी एक ह्यूज साइलेंस को क्रिएट करें। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और शायद ये जो हम ह्यूज साइलेंट क्रिएट करेंगे ऑफ नेवर, ये माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद ये इस दुख को खत्म कर सके।
कौन सा दुख? अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर हम अपने भाइयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सैडनेस क्रिएट होगी। वो सैडनेस कैसे बंद हो सकती है? कुछ समय के लिए रुक जाएं, एक इंट्रोस्पेक्शन करें, तो शायद ये सैडनेस खत्म हो जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। और किस चीज की सैडनेस है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि लाइफ इज गोइंग, लाइफ जीवन चला जा रहा है, हम अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। इसके अलावा हम अपने आप को मौत से डराते रहते हैं, एक डर बना हुआ रहता है हमेशा मृत्यु का। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead। शायद the earth can teach us, यहां पर्सोनिफिकेशन को यूज किया हुआ है। अर्थ कैसे हमें कुछ पढ़ा सकती है, ठीक है, लेकिन ये एक लेसन दे रही है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो यहां पे पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है। Perhaps the earth can teach us, शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा दे, अर्थ हमें कुछ सिखा दे। As when everything seems dead, कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता है, and later proves to be life, और कुछ समय बाद में उसमें वापस हमें जीवन दिखाई देता है। मतलब कभी भी सब कुछ खत्म नहीं होता है। शायद ये हमें पृथ्वी सिखा दे। Now we will count up to 12 and you keep quiet and I will go। वापस हम 12 तक गिनेंगे, up to 12 and you keep quiet, आप लोग शांत रहना, and I will go, और मैं जाता हूँ। यहाँ पोएटिक डिवाइस वापस कौन सी यूज की गई है? रेपिटेशन। स्टार्टिंग की जो 2 लाइन्स थी उसमें प्रोनाउंस को चेंज करके वापस इन लाइनों को यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वापस पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन को यूज किया हुआ है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। इस पोएम से रिलेटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस लेसन को, इस पोएम को हमने लास्ट तक अंडरस्टैंड किया, लास्ट तक मुझे सुना। थैंक्स।